अभी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक है ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5) जीएसटी में और आरसीएम। पर उससे पहले हम समझेंगे कि जो हम ब्लॉक क्रेडिट लेते हैं उसमें जो इनपुट रहती है उसका इनपुट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो ब्लॉक क्रेडिट की इनपुट अपन क्लेम नहीं करते हैं। अगर उससे पहले हम इनपुट को समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। इनपुट होता क्या है? इनपुट का मतलब है ऐसे गुड्स जो कि अदर देन कैपिटल गुड्स होते हैं और जिसको सप्लायर यूज करता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया जाए तो एक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को परचेस करके उसको प्रोड्यूस करता है बाय प्रोडक्ट में, तो उसके लिए वो इनपुट हो गई और वो उस इनपुट को अपने जीएसटी रिटर्न में क्लेम कर सकता है। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी और कंडीशंस क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए? सबसे पहले, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करनी है तो उसे उस इनपुट को अपने कोर्स ऑफ फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट परचेज रॉ मटेरियल परचेज करा है उसको उसको फर्दर प्रोसेस करके उसका कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, तो हम उसकी इनपुट क्लेम कर सकते हैं। बेसिक रूल ये है कि अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप अपने फर्दरेंस और बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं तो उसको आपकी इनपुट मिल सकती है। ठीक है। और जो इनपुट आप क्लेम करते हैं जीएसटी या 3B में वो क्रेडिट होती है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ना है तो सेक्शन 49(2) में वो पढ़ सकता है। ठीक है। अब सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में कंडीशंस आती है कि रजिस्टर्ड पर्सन को क्या क्या कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो वो अपनी आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है। इसमें 4 कंडीशन बताई गई है। जो सप्लायर है उसके पास टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होना चाहिए, उसने गुड्स या सर्विस रिसीव्ड होनी चाहिए, सेक्शन 41 के अनुसार जो भी कंडीशंस दी गई है उसके अनुसार जो सप्लायर जिसने उससे परचेज करा है उसको टैक्स भरना चाहिए और उसका जो रिटर्न है वो फाइल्ड होना चाहिए। ठीक है। 4 कंडीशन से समझ में आई सबको? हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया, आ गई। कोई दिक्कत आए तो हैंड रेस कर देना। इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप जो है एलिजिबल हो जाओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे कैपिटल गुड्स की जो आईटीसी उसके लिए बताया गया है। इसमें क्या लिखा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर उसने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है अपने कैपिटल गुड्स पे तो उस पार्ट के जिस पार्ट में हमने डेप्रिसिएशन क्लेम करा है उसकी हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। देखिए क्या लिखा है, where the registered person has claimed depreciation or tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of Input Income Tax Act 1961, the input tax credit on the said tax component shall not be allowed। मतलब जब हम कैपिटल गुड्स को परचेस करते हैं तो उस पे जो कॉस्ट लगती है सारी 37। हाँ सौरभ, इसमें से एक भी कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली तो हमारी सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड होती है, पर जैसे कुछ कुछ कंडीशंस में ऐसे रहते हैं जैसे हमारे बिल जो है वो 2A में नहीं दिख रहा है पर हमारे पास सप्लायर बोलता है कि हमारे पास टैक्स इनवॉइस है, तो हम उस टैक्स इनवॉइस की जेन्युइननेस चेक करते हैं कि टैक्स इनवॉइस सही है कि नहीं, उसके उसने अगेंस्ट में पेमेंट कर रखा है कि नहीं बैंक से। ठीक है। तो अब फोर्थ पॉइंट ये बताता है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको अपन कब तक क्लेम कर सकते हैं। नॉर्मल जो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहती है वो में आपने परचेज करा है उस मंथ में आप उसको क्लेम करते हैं जीएसटी रिटर्न में। जीएसटी रिटर्न कौन सा रिटर्न होता है? जीएसटी या 3B, जिसमें अपन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। पर कई कई बार ऐसा होता है, ऐसी कंडीशंस आती है जब आपको परचेज का बिल नहीं मिलता है विद इन द मंथ, अब आपको वो बिल बाद में मिला तो आप उसकी इनपुट लेना भूल जाते हैं, तो उसको आप नेक्स्ट मंथ में भी क्लेम कर सकते हैं आगे सब्सिडिंग मंथ्स में, सब्सिक्वेंट मंथ्स में। या फिर एक उसकी ड्यू डेट बना दी गई है। ड्यू डेट है furnishing the return under section 13 and for the month of September following the end of financial year or the relevant annual return whichever is earlier। अब इसका क्या मतलब है? जैसे अभी हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ तो 2021 में जितनी हमारी आईटीसी अभी हमने क्लेम नहीं करी है उसको हम सितंबर 2021 तक ले सकते हैं या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। ये हमारा आईटीसी क्लेम करने तक का एक टाइम पीरियड है। ठीक है। हमने अभी इनपुट समझ ली कि इनपुट होती है और उसकी क्या क्या कंडीशंस और एलिजिबिलिटी होती है।
ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि 17(5) जो ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परचेस या क्रेडिट है जिसको अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन या बिजनेस टैक्सेबल पर्सन इसको परचेस करता है या फिर यूज करता है तो उसकी उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, 17(5) कहता है कि जो भी कंडीशंस या भी now it's standing anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18 input tax credit shall not be available in respect of following subsection सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1 में जो भी कुछ लिखा है या फिर सेक्शन 18 के 1 में लिखा है उसको नहीं मानेंगे हम। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो इधर बताई गई है उस पे हमको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या कंडीशन है कि जिसपे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन, अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन मोटर व्हीकल का परचेस करता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव सीटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उसकी हमें आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगी। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है कि किसी भी टैक्सेबल पर्सन ने अपने लिए कार परचेस करी और उस कार की जो सीटिंग कैपेसिटी वो 13% से कम है तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर आप उन एक्सेप्शन की कंडीशन में आते हैं तो आपको उसके आईटीसी मिलेगी। अब वो क्या एक्सेप्शन है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपने उस कार का फर्दर सप्लाई करा। फर्दर सप्लाई मतलब करा आपने उस कार को परचेस करा और उसका सेल करा, मतलब आपका यही बिजनेस है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करती है, कार के परचेस करती है और कार को सेल कर देती है। ठीक है, आपने उसको लीज पे दिया, ठीक है, आपने उसको रेंट पे लगाया, आपको उस रेंट से आपकी इनकम जनरेट होती है तो आपको उसकी आईटीसी मिलेगी। आप उस कार से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कोई कॉल सेंटर कंपनी, कॉल सेंटर कंपनी ने कार रेंट पे ली, वो अपने एम्प्लॉयज को आने जाने के लिए कार की सर्विस अलाउड करते हैं तो उस कार के लिए आपको आईटीसी मिलेगी। आप उस कार को चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उस कार की आपको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट ये भी है कि अगर हम मोटर व्हीकल जो है पर्सनल यूज के लिए परचेस कर रहे हो बिजनेस के नाम पे तो आपको उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, उसको आपको ब्लॉक क्रेडिट में डालना पड़ेगा। ठीक वैसा ही केस वेसल्स और एयरक्राफ्ट में, अगर आप वेसल्स और एयरक्राफ्ट परचेस करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो आपको उसके आईटीसी नहीं मिलेगी, पर आप उसका फर्दर यूज करते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो आपको उसकी आईटीसी मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, फर्दर सप्लाई में आता है सेल, लीज और रेंट। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं आप उससे, आप उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्लाइंग करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, नेविगेट करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर आप उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो आपको उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाकी सारे अदर केसेस में उसकी क्रेडिट जो है ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? फास्ट तो नहीं हो? हेलो? बेटा चलने दे, आ आवाज रहा है क्लियर नहीं है, भैया, आ समझ रहा नहीं है। आ रहा। ठीक है। अब अगला फर्स्ट पॉइंट था हमारा मोटर व्हीकल के लिए। सेकंड पॉइंट है हमारा सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस सो फार द रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट। अगर आपने जो मोटर व्हीकल या फिर जो वेसल्स और एयरक्राफ्ट का परचेस करा है उस पे जो इंश्योरेंस और रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, अगर वो सारे जो हमने ऊपर क्लॉजेस पढ़े हैं एक्सेप्शंस, अगर उन सब की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो आप, तो जो आपका रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे और जो इंश्योरेंस पे आपको जीएसटी लगा है उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपने मोटर व्हीकल किसी बिजनेस ने परचेस करा 1 लाख रुपीज में और उसको रेंट पे लगा दिया तो उस मोटर व्हीकल की उनको आईटीसी तो क्लेम हो जाएगी क्योंकि वो फर्दर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब उस मोटर व्हीकल का जो इन्होंने इंश्योरेंस करा है उस इंश्योरेंस पे भी जो जीएसटी लगा है इनवॉइस पे, उस इनवॉइस के अपन आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल रूल ये है कि अगर ये ए बी की अगर ऊपर ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ए बी में जो भी लिखा है उन सबकी हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सर्विस शैल बी अवेलेबल। जब मोटर व्हीकल का आप यूज करते हैं क्लॉज ए और क्लॉज बी आर यूज फॉर पर्पस देयर इन वेयर रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन, ये मतलब जो मैंने बताया आपको समझाया है ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है बी पॉइंट,
बी पॉइंट में कहता है फॉलोइंग सर्विसेज और गुड्स और बोथ, जितने भी नीचे दिए गए गुड्स और सर्विसेज है उन सब के हमको आईटीसी क्लेम नहीं होगी, ये सब ब्लॉक क्रेडिट में जाते हैं। जैसे ही कोई टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन जो है फूड्स एंड बेवरेजेस के सर्विसेज लेता है, आउटडोर केटरिंग की लेता है, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, रेंटिंग ऑन हायरिंग वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर्ड इन क्लॉज ए और क्लॉज ए एक्सेप्ट when the purpose specified therein life insurance and health services। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन इन सर्विसेज की, इन सब सर्विसेज को यूज करता है तो उन सब के आईटीसी को इनको ब्लॉक क्रेडिट है। जैसे फूड्स एंड बेवरेजेस का मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे किसी टैक्सेबल ने किसी स्वीट पार्लर से या स्वीट शॉप से कोई गुड्स परचेस करा और उसका इनवॉइस जो है अपने टैक्सेबल रजिस्टर्ड B2B इनवॉइस बनवाया, तो जो B2B इनवॉइस है उसकी जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सर्विस रिसीव करी है उसको आईटीसी क्लेम नहीं होगी। ठीक है, पर इसके एक्सेप्शन है। इसके क्या एक्सेप्शन है? इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं जब इनवर्ट सप्लाई भी वही चीज का हो और आउटवर्ड सप्लाई भी सेम चीज का ही हो। जैसे फूड्स एंड बेवरेजेस का आप परचेस करते हो, फूड बेवरेजेस को ही आप बेच देते हैं, तो जो आईटीसी, तो जो आपने परचेस करा था उसकी आप आईटीसी ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड पॉइंट है वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। Work contract services when supplied for construction of an immovable property other than plant and machinery, except where it is an input service for further supply of work contract service। नॉर्मली ये रूल है कि अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट के आप सर्विसेज लेते हैं कंस्ट्रक्शन कराने के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो जो टैक्सेबल पर्सन है उसको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराने के जो एक्सपेंसेस होंगे उन सबके आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, वो सब उसकी ब्लॉक क्रेडिट में जाती है। इसका एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराता है तो उसके जो खर्चे होते हैं सरिये रेत और इन सब के, तो उसके जो इनवॉइसेस आते हैं उन सबके वो ब्लॉक क्रेडिट में जाएगा। पर इसके एक्सेप्शन से, इसके एक्सेप्शन का ना क्या होते हैं कि वो अपने फर्दरेंस कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, फर्दरेंस नहीं, जब इनपुट सर्विस भी वही हो और आउटपुट सर्विस भी वही हो। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ने इनपुट, सॉरी मेरे को समझ में नहीं आया, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अपन अभी डी पॉइंट पे चलते हैं। गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी other than plant and machinery on his own account, including when such goods or services are both used in the course of furtherance of business। ठीक है, ऐसे गुड्स और सर्विसेज जो आपने एक टैक्सेबल पर्सन से रिसीव करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उन सबके भी आईटी से आप क्लेम नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करा, तो उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए आपको जो उसका मटेरियल या फिर पेंट्स या फिर जो बाकी सारे आइटम्स लगेंगे उन सबके भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ई पॉइंट गुड्स और सर्विसेज और बोथ जिसमें टैक्स पेड किया गया अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 होता है कंपोजिशन के लिए। अगर आपने कंपोजिशन से कोई भी माल परचेज करा है तो उसकी आपको आईटीसी क्लेम नहीं होती। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर आपने कोई भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन से सर्विस रिसीव करी है तो उस पर आप जो उसकी आईटीसी है उसको आप ब्लॉक क्रेडिट में ले जाएंगे। इसका एक्सेप्शन है अगर उसने कोई गुड्स इंपोर्ट करे तो उस इंपोर्ट पे जो फ्रेट लगेगा उस पर आरसीएम लगेगा, तो उस कंडीशन, ये इसका एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर आपने गुड्स और सर्विसेज बोथ यूज करे फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जैसे आपने बिल जो है एंटिटी के नाम पे बनवाया पर आप उसका पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उसके आईटीसी भी आपको ब्लॉक क्रेडिट में डालनी पड़ेगी। जैसे आता है परचेस ऑफ मोटर व्हीकल। ठीक है, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। जैसे हम कई बार किसी भी एंटिटी के बुक्स में देखते हैं कि उन्होंने फ्री सैंपल्स में या गिफ्ट में सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस के नाम से ज्यादातर होता है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कर रखे, तो अगर उस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पे वो गुड्स को सैम्पलिंग के तौर पे दे रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से गिफ्ट में दे रहे हैं, तो उन सबके आईटीसी जो है उनको राइट ऑफ करनी पड़ेगी या फिर ब्लॉक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका अदर और फिर लास्ट
प्रोविजन है कि अगर आपने कोई भी टैक्स पे कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 74, 129 एंड 130। अब इन तीनों सेक्शन के अनुसार अगर कोई भी आपके आईटीसी ब्लॉक्ड है तो आपको उसको ब्लॉक क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा। सेक्शन 74 क्या है, अगर आपने आईटीसी अवेल करी है या यूटिलाइज करी इन फ्रॉडुलेंट मैनर। इसका एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि आपने इसे किसी पार्टी से परचेस करा जो फेक पार्टी थी और उसने आपने उसकी आईटीसी क्लेम करी, पर बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि जो पार्टी थी वो फेक थी, तो उस क्रेडिट को ब्लॉक कर लिया जाएगा। अगर आपको पहले पता नहीं रहता है, बाद में गवर्नमेंट को पता लगता है, तो आप उस आईटीसी को ब्लॉक क्रेडिट माना जाता है। डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वीनियंस इन ट्रांसिट, ये एक डिटेल सेक्शन है। इसमें बता देता हूँ कि आपके जो गुड्स है उसको पहले ही जीएसटी ऑफिसर या फिर ड्यूरिंग ट्रांजिट माल को सीज कर लेता है किसी गलती के कारण। गलती हो सकती है ई वे बिल में, ई वे बिल की गलती के कारण ही ज्यादातर इस चीज सेक्शन को अप्लाई किया जाता है। सेक्शन 30 है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वीनियंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स मतलब जब्त कर लेना, आपके गुड्स को जब्त कर लिया। तो जो गुड्स जब्त क्यों कर लेते हैं, जैसे कि आपने कोई स्टॉक में, कोई गोडाउन में स्टॉक रख रखा है, वो गोडाउन जो है आपके उसमें ऐड नहीं है जीएसटी सर्टिफिकेट में, तो उस स्टॉक पे जो आपने आईटीसी क्लेम करी है उस आईटीसी को भी ब्लॉक क्रेडिट में आपको शो करना पड़े। ये तीन सेक्शन जो है नॉर्मली आईटीसी क्लेम करने के बाद लगती है, क्योंकि बाद में पता चलता है आपको, इसलिए आप पहले आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली उस चीज को, उस आईटीसी को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ब्लॉक करता है। इसको मैं भी बाद में आपको पोर्टल पे दिखा दूंगा, अभी दिखा देता हूँ, इजी रहेगा, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाए। तो ये सब ऑडिट के थ्रू हमको पता लगता है कि कौन सी आईटीसी क्लेम करनी थी, कौन सी ब्लॉक थी। यहाँ पे आती है हमारी जो ब्लॉक क्रेडिट रहती है। ये ब्लॉक क्रेडिट केवल गवर्नमेंट को शो करने के लिए कि हमारे पास कुछ ऐसे भी क्रेडिट्स है जिसपे हम क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते और ये सारी ब्लॉक है। ये कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगी। जैसे आप यहाँ जो अमाउंट डालेंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे आईटीसी के कैलकुलेशन में ऐड होंगे, पर ये जो अमाउंट है इधर, यहाँ कुछ अब अगर अमाउंट डालेंगे ना तो वो सारी अमाउंट जो है शो कैलकुलेशन में ऐड नहीं होगी, ये केवल इंफॉर्मेशन बेस के लिए होते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आपकी ब्लॉक क्रेडिट देख ले किधर से। पर अब मैंने एक कंडीशन बताई थी, जो सबसे लास्ट वाला प्रोविजन था 74, 129 और 130, उसमें मैंने बताया था कि अपन क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो आपकी क्रेडिट को ब्लॉक करता है। अब उसको चेक करना है तो आपको कहाँ से चेक करना पड़ेगा, लेजर्स में जाके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर्स, और ये देखिए इनके इसमें ब्लॉक क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ब्लॉक क्रेडिट क्योंकि इन्होंने ऐसी पार्टी से परचेस कर रही थी जो फ्रॉडुलेंट मैनर में बिजनेस कर रही थी या फेक पार्टी थी, ये क्रेडिट इन्होंने पहले क्लेम कर ली थी। देखिए जैसे 202,139 202,139 ब्लॉक कर ली क्योंकि इन्होंने पहले क्लेम कर ली थी, तो इसको ब्लॉक कर दी थी। अब इसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है 17.5 मेरे इधर से कंप्लीट हो गया है। और भी किसी को और पढ़ना है, ये तो एक केवल नॉर्मल ब्रीफ था, और आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप एक्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चार्जेस जो है जीएसटी में उनको पढ़ने जा रहे हैं। जीएसटी में दो चार्ज होते हैं, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज जिसपे नॉर्मली बेसिकली सारे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन काम करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज क्या होता है, दिस इज द कॉमन टर्म of tax that where the tax payable by the service provider or by the seller of goods is called a forward charge। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैंने एक इनवॉइस बनाया, मैं सेलर हूँ, सामने बायर है, बायर ने मेरे से परचेस करा। ठीक है, बायर ने मेरे को उसके लिए कंसिडरेशन यानी कि अमाउंट पे करा, और मैंने उस अमाउंट पे जो जीएसटी था उतना अमाउंट मैंने रिटर्न्स के थ्रू गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये फॉरवर्ड चार्ज होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल, व्हेन जीएसटी इज चार्ज इन सेल्स इनवॉइस बाय द सप्लायर, सेम इज कलेक्टेड फ्रॉम द परचेसर एंड फाइनली डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। ऑल नॉर्मल सेल्स ट्रांजैक्शन एज एग्जांपल्स ऑफ फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, जो अपने नॉर्मल कंडीशंस होती है, जो आप डेली बेसिस पे आप खुद
देखते और समझते होंगे वो हमारे फॉरवर्ड चार्ज में आता है। जैसे हमारे ऑफिस की सर्विसेज को हम फॉरवर्ड चार्ज सर्विस मानते हैं, ठीक है। अब रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज मीन्स द लाइबिलिटी to pay the tax is by the recipient of supply of goods or services or both instead of the supplier of such goods or services or both under subsection 3 और subsection 4 और section 9 और CGST एक्ट। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है? नॉर्मली जो पेमेंट करने की लाइबिलिटी आती है गवर्नमेंट को, वो फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर की देती है। पर इस रिवर्स चार्ज में क्या होता है? रिवर्स चार्ज में ऐसा केस है कि जो सप्लायर है वो सर्विसेज देता है रिसिपिएंट को, और रिसिपिएंट की लाइबिलिटी होती है गवर्नमेंट को पे टैक्स करने की, ठीक है। रिवर्स चार्ज में मतलब उल्टा। नॉर्मल चार्ज में होता है कि सप्लायर को पे करना है, रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट को ही, रिसिपिएंट ने सर्विस रिसीव करी और रिसिपिएंट को ही लाइबिलिटी पे करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या गुड्स है जो आपको अगर रिसिपिएंट को रिसीव हुए हैं तो उस पर आपको रिवर्स चार्ज लगेगा। नॉर्मली एक एग्जांपल जो है, अगर आपने रॉ कॉटन परचेज करा है एग्रीकल्चरिस्ट से या फार्मर से, तो उस पर आपको आरसीएम लगाना पड़ेगा। आरसीएम का रेट क्या है? 5%। या फिर अगर आपने जीटीए सर्विसेज लिए 5% पे, यानी कि आपको फ्रेट लगा है तो उस पर आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा एट 5%, ठीक है। अब ये जीटीए को मैं थोड़ा और, चलो जीटीए को अभी नीचे जब आएगा तब मैं और ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा। अब इसे कौन कौन से गुड्स है अगर आपने परचेस करे हैं तो आपको आरसीएम लगेगा। कैश्यू नट्स अगर आपने एग्रीकल्चर या किसी भी अनरजिस्टर्ड से परचेस करे हैं तो आपको उस पर आरसीएम लगेगा 5%। बीडी रैपर लीव्स अगर एग्रीकल्चर या किसी अनरजिस्टर्ड से परचेस कर रहे हैं तो आपको उस पर आरसीएम लगेगा। टोबैको लीव्स अगर सेम वही, अगर आपने एग्रीकल्चरिस्ट या किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेस करा है तो आपको उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम कैसे पे करते हैं ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली पोर्टल पे, ठीक है। अगर आपने सिल्क यार्न परचेस करा है किससे? ऐसा पर्सन जो मैन्युफैक्चरर करता है सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क, तो उस पर आपको आरसीएम लगाना पड़ेगा। रॉ कॉटन यानी कि कपास हो गया, अगर आपने किसी भी कपास, ये रजिस्टर्ड कहाँ आ गया? अगर आपने रॉ कॉटन परचेस कराया है फार्मर से या किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो आपको उसका आरसीएम भरना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ लॉटरी, सप्लाई ऑफ लॉटरी में जो लॉटरी की सर्विसेज वो गवर्नमेंट ही देती है। अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी है किसी भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर आरसीएम की लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ना कि गवर्नमेंट को। सीज्ड व्हीकल या फिर यूज्ड व्हीकल को अगर आपने गवर्नमेंट से परचेस करा है या स्क्रैप परचेस करा है गवर्नमेंट से तो उस पर जो रजिस्टर्ड पर्सन को जो सर्विसेज मिली है उस पर उसका आरसीएम भरना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को जैसे पता लगेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद गुड्स कंप्लीट हो गए, अब सर्विसेज पे आते हैं। अब जो एक सबसे मेन पॉइंट है जिसको सब में प्रॉब्लम आती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने अगर कोई भी सर्विसेज सप्लाई करी है, किसको सर्विसेज सप्लाई करी है? कोई भी फैक्ट्री जो कि रजिस्टर्ड हो फैक्ट्री एक्ट में, सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड हो उसके रिस्पेक्टिव एक्ट में, कोई भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड हो सीजीएसटी एक्ट में या जीएसटी एक्ट में या पार्टनरशिप फर्म में, तो जो जिसको सर्विस रिसीव्ड हुई है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। आरसीएम किस पे करना पड़ेगा? जो आपको फ्रेट लगा है। जैसे सप्लायर ने गुड्स जो है ट्रांसपोर्टर को दी यानी कि जीटीए सर्विस जीटीए को दी है, जीटीए ने उसके अगेंस्ट में कंसाइनमेंट नोट बनाए गए यानी कि बिल्टी बनाई, उस बिल्टी को वो रिसिपिएंट को देगा और उसके थ्रू उस गुड्स को रिसिपिएंट के पास पहुंचाएगा। तो जो फ्रेट लगा है उस फ्रेट पे आपको टैक्स पे करना था, तो फ्रेट जो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आती है वो आती है रिसिपिएंट की। अब इस पे आता है कि जो बिल्टी है कंसाइनमेंट नोट है उसका एक अमाउंट बताया गया है कि अगर उस अमाउंट से ऊपर आपको फ्रेट लगा है तो आपको पे करना पड़ेगा। उसका अमाउंट है अगर 750 के ऊपर की बिल्टी है यानी कि 750 से ऊपर का कंसाइनमेंट नोट है तो आपको उस पर फ्रेट पे करना पड़ेगा, फ्रेट पे आरसीएम पे करना पड़ेगा। अब फ्रेट पे आरसीएम ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर सब सर्विसेज सप्लाई कर रही है 5% पे,
5% पे सप्लाई कर रही है तो उसकी सर्विसेज पे रिसिपिएंट को आरसीएम पे करना पड़ेगा। पर यहाँ क्या लिखा है, who has not paid central tax at 6% in respect of transportation of goods। मतलब अगर जीटीए जो है अपनी सर्विसेज सप्लाई करता है 12% पे, मैं आपको नॉर्मल केस समझाता हूँ, अगर जीटीए 5% पे सर्विसेज सप्लाई करता है तो उसका जो सर्विसेज है उसको, वो जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उस पर रिसिपिएंट को आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शंस क्या है? पहले इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर जो जीटीए है अगर वो 12% से सर्विसेज सप्लाई पे कर रहा है तो वो फॉरवर्ड चार्ज के केस में आ जाएगा। ठीक है, 12% या 18% में। तो 12% या 18% से अगर आप जीटीए की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उसमें फॉरवर्ड चार्ज में आना पड़ेगा, ना कि रिवर्स चार्ज में। तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में जो आपको फ्रेट लगा है, फॉरवर्ड चार्ज के केस में भी रिसिपिएंट को फ्रेट लगेगा ही, पर उस पर रिसिपिएंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, उस पर रिसिपिएंट को उस फ्रेट के आईटीसी मिलेगी। ठीक है, समझ में आया कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, मैंने अच्छे से समझाया नहीं है, पर धीरे धीरे कोई अगर प्रैक्टिकली इसको देखेगा ना तो समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर डाउट हो तो हैंड रेज कर देना, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सर्विसेज अगर किसी एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या किसी फर्म ने किसी बिजनेस एंटिटी को दी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस सर्विसेज पे जो बिजनेस एंटिटी उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। मतलब किसी भी ब्लैक कोट वाले ने अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करी, आपके लिए केस जीता है, तो उस सर्विसेज पे आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अगर कोई सर्विसेज सप्लाई करी है बिजनेस एंटिटी को तो उस पर आरसीएम लगेगा। ये सब प्रोविजन है, ये सब प्रोविजंस को अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में चेक करना रहता है कि क्या कोई सी ऐसी सर्विसेज एंटिटी ने रिसीव करी है और उस पर उन्होंने क्या टैक्स पे करा है कि नहीं। अगर टैक्स पे नहीं करा तो उनको उनसे टैक्स पे करवाना पड़ता है, या फिर रीजन पूछना पड़ता है कि सर ये आपने इस पर टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। ऐसा अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, सर्विसेज का सप्लायर कौन है? अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज भी सप्लाई करी गई है तो बॉडी कॉर्पोरेट या फिर अगर पार्टनरशिप को हुई है तो उस पर उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज सप्लाई करी फॉर, अगर आपने किसी गवर्नमेंट से इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो उस पे भी आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर सर्विसेज सप्लाई बाय डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर भी कैसे आते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर नहीं आते। होल टाइम डायरेक्टर के भी कुछ केसेस है कि उसको एम्प्लॉय मानती है कंपनी या एम्प्लॉय नहीं मानती। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई भी सर्विसेज कंपनी को दी है तो उस सर्विसेज पे जो कंपनी है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। और सर्विसेज कैसे? सर्विसेज मतलब सीटिंग फीस दे दिया, रेमनरेशन दे दिया, तो हमें उस अमाउंट पे हमको आरसीएम पे करना पड़ेगा। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव है या एमसीए? ये हमको कंपनी से पूछना पड़ेगा कि जो आपने सर रेमनरेशन दिया जितने भी डायरेक्टर्स को, ये सारे आपके होल टाइम है कि नॉन एग्जीक्यूटिव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो उससे आप बाइफरकेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उस अमाउंट पे इन्होंने आरसीएम भरा है कि नहीं। अगर इंश्योरेंस एजेंट ने कोई भी जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस कैरी करता हो, अगर उसने कोई भी सर्विसेज दिए इंश्योरेंस कंपनी को तो उस पे आपको आरसीएम लगेगा। ठीक है, ये अगर सारे आपको सेक्शंस या प्रोविजन पढ़ना है तो आप सेक्शन 93 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पढ़ सकते हैं या एक्ट को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी रिकवरी एजेंट ने बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सर्विसेज दी है तो उस पर जो बैंकिंग कंपनी है उसको आरसीएम पे करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल है कि जैसे कोई लोन एनपीए हो जाए तो रिकवरी के लिए रिकवरी एजेंट जाते हैं, तो रिकवरी एजेंट ने जो भी अमाउंट रिकवर करा या फिर जो उसकी सर्विसेज का अमाउंट लगा है उस पे कंपनी को, बैंकिंग कंपनी को आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ म्यूजिक सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और ट्रांसमिटिंग बाय ऑफ permitting the use of enjoyment of a copyright
covered under clause A of subsection 1 of section 10 of copyright act. अगर किसी भी म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर या आर्टिस्ट ने किसी भी म्यूजिक कंपनी या प्रोड्यूसर या फिर किसी अदर कंपनी को अपनी सर्विसेज दिए, तो उस पर जो म्यूजिक कंपनी है और प्रोड्यूसर है, इनको आरसीएम पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा आरसीएम और 17 सेक्शन 17(5) कंप्लीट होता है।